स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सबसे पहला अपना जीरो वेक्टर हुआ था। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका जो रोल है किसका, यूनिट वेक्टर का, वो क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद हमने देखा था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, उसको इक्वल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कोलिनियर वेक्टर, व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर पैरेलल और लाइज इन दी सेम लाइन, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोलिनियर वेक्टर। देन उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर का भी आइडिया दिया था, और साथ ही साथ फ्री वेक्टर क्या होता है, हालांकि वो हमने पॉइंट में लिखा नहीं था, बट फ्री वेक्टर का आइडिया आपको आ गया। ऐसा वेक्टर जिसको कहीं पे भी मूव किया जा सकता है, कंडीशन ये है कि डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। देन उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था नेगेटिव वेक्टर भी था एक। अगर एक वेक्टर ए है तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, लेंथ वाइज सेम रहेगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट रहेगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। देन उसके बाद को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, और को टर्मिनल वेक्टर जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा डिस्कशन हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉइंट नंबर वाइज देखा जाए तो पॉइंट नंबर 7 आएगा वो, या 6 आएगा, पॉइंट नंबर 7 आएगा। उसके पॉइंट नंबर 7 में लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, किन वेक्टर को लाइक वेक्टर बोला जाता है और किन वेक्टर को अनलाइक वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। जहां पे डायरेक्शन सेम हो, सुन लो चीजों को, जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड चाहे कैसे भी हो उससे फर्क नहीं गिरेगा। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है। तो ऐसे कुछ हमने 5 वेक्टर्स बना लिए, ठीक है। ऐसे कुछ वेक्टर लाइक वेक्टर है और कुछ वेक्टर है जो अनलाइक वेक्टर है। सो लाइक वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उनको कहते हैं लाइक वेक्टर। और ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है उनको कहते हैं अनलाइक वेक्टर। जैसे यहाँ अगर मैं वेक्टर ए बी सी की बात करूं तो ये तीनों के तीनों लाइक वेक्टर है। जैसे यहाँ देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ई, इन चारों की डायरेक्शन सेम है, तो ये चारों के चारों क्या है, आपके लाइक वेक्टर है। क्यों, इनकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली ए और डी की बात करूं तो ये अनलाइक वेक्टर हो गए, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। सो जब भी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो उनको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। और जब भी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हो। व्हेन 2 और मोर देन 2 वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर एंड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। मान लो आपके पास 2 वेक्टर है जो कोलिनियर है, 2 वेक्टर है जो कोलिनियर है, क्या मैं उन दोनों वेक्टर्स को लाइक और अनलाइक वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? मान लो कि 2 वेक्टर है जो कोलिनियर है, इस तरीके से है, ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, क्या ये कोलिनियर वेक्टर है? कोलिनियर तो है, ठीक है ना, समझ में आया क्या, कोलिनियर है। अब इनको मैं लाइक वेक्टर बोल सकता हूँ कि अनलाइक वेक्टर? ये अनलाइक वेक्टर है, क्या है, अनलाइक वेक्टर है। और अगर 2 वेक्टर कुछ इस तरीके से होते हैं कि वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है तो ये कोलिनियर, तो इनको मैं क्या बोलूँगा, लाइक वेक्टर। मतलब जितने भी लाइक और अनलाइक वेक्टर है उनको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, और जितने भी कोलिनियर वेक्टर है वो या तो लाइक वेक्टर हो गए या तो फिर अनलाइक वेक्टर हो गए। बात क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद है पॉइंट नंबर 8, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, मान लो कि व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, यहां मैंने कुछ वेक्टर बना लिए, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है। क्या ये तीनों वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं?
व्हाइट बोर्ड इनके लिए प्लेन का काम कर रहा है ना, तो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। समझा? अच्छा, सिर्फ सेम प्लेन में होने से काम नहीं बनेगा, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर पैरेलल प्लेन में भी है तो भी उनको कोप्लेनर बोल सकते हैं। जैसे कि एक वेक्टर मैंने इस वॉल पे बना लिया, दूसरा वेक्टर मैंने इस वॉल पे बना लिया, दोनों वॉल कैसी है, पैरेलल है, एक वॉल पे एक वेक्टर है, दूसरे वॉल पे दूसरा वेक्टर है, तो क्या हम उसको कोप्लेनर बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सुनो, सेम फिर से वो कल के जैसा ही है, जैसे आपने ये सुना होगा ना, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में होना। तो एक लाइन में अगर वेक्टर है तो उनको कोलिनियर तो बोलती है, बट हमने फिर ये भी समझा कि अच्छा अगर पैरेलल भी है तो उनको भी अपन कोलिनियर बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनको एक लाइन में लेके आ सकते हैं। किस कंसेप्ट से? फ्री वेक्टर के कंसेप्ट से। वैसे यहाँ पे अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक प्लेन में है तो इनको तो कोप्लेनर बोल ही सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर दो वेक्टर अपोजिट प्लेन में हो, अपोजिट पैरेलल प्लेन में हो, तब भी हम उसको कोप्लेनर बोल सकते हैं। अब आप ऐसे समझो कि ये एक वेक्टर है जो इस वाले प्लेन में है, कहीं ये एक प्लेन है। अब आप ऐसा समझो कि ये इस वॉल पे और ये इस वॉल पे है, ठीक है। अब हमने फ्री वेक्टर का कंसेप्ट तो पढ़ा है कि हम वेक्टर को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मान लो कि ये वेक्टर इस वाले प्लेन में है और ये वेक्टर इधर इस प्लेन में, अब मैंने इसको उठा के लाया, ठीक है, डायरेक्शन अभी भी ऊपर है, मैग्नीट्यूड अभी भी जैसा है, तो इसको मूव कराते गया, मैंने मूव कराते गया और उस प्लेन में ले जाके रख दिया, फिर तो ये सेम प्लेन में आ गए ना। क्या ये तो फ्री वेक्टर है ना? फ्री वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आता सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो अगर एक वेक्टर इस प्लेन में और एक वेक्टर इस प्लेन में, तो मैं उसको मूव करा के इधर लेके आ सकता हूँ, और अगर मैं इधर लेके जा सकता हूँ तो वो सेम प्लेन में हो जाएंगे। सेम प्लेन में होंगे तो उसको अपन कोप्लेनर बोल सकते हैं। बात दिमाग में जा रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में हो या पैरेलल प्लेन में हो तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर वो कोप्लेनर वेक्टर रहेंगे। समझा? तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर लाइज ऑन द सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन, दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, सेम प्लेन में है या फिर पैरेलल प्लेन में है, तो भी हम उनको क्या बोल सकते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। या तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ये समझा सबको? तो कोप्लेनर। उसके बाद है पॉइंट नंबर 9, फ्री वेक्टर। हालांकि ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसा वेक्टर जिसको हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग? लिखो फिर। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा मुश्किल होते जाएगा। मुश्किल इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट कि आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा सॉल्व करता, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हो सकता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ जाए बट फिर भी कंसेप्ट ना क्लियर हो या कंसेप्ट समझ में नहीं, ऐसी हालत होगी। इसलिए पहले तो कोशिश करो कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अब अगला टॉपिक अपना यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। हमने पहले ये तो देख लिया था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक अल्फाबेट बनाते, उसके ऊपर एक एरो बनाते, उसको अपन कहते हैं वेक्टर, ठीक है। अब ये इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट का क्या मतलब है? तो देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है आपकी जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब मान लो कि कोई एक पर्सन है जो फिलहाल कहाँ पर है? ओरिजिन पे है, और उसने क्या किया? एक्स एक्सिस के अलोंग में पॉइंट ए तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओरिजिन से ओ से ए पॉइंट तक उसने क्या किया? डिस्टेंस ट्रैवल किया, और लेट्स से उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ये एक्स, ठीक है, समझा क्या? ओ से पॉइंट ए तक डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, किसके अलोंग में? एक्स एक्सिस के अलोंग में। किसके अलोंग में? एक्स एक्सिस के अलोंग में। तो इसको हम वेक्टर ओ ए अगर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा एक्स आई, क्या हो जाएगा? एक्स आई। अब ये आई क्या है? आई होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर आई क्या काम करता है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। जैसे अभी ये पर्सन कहाँ पे था? ओरिजिन पे था। इसने क्या किया? एक्स एक्सिस के अलोंग में
तो यहाँ पे ये वर्ड आया ना एक्स एक्सिस के अलोंग में, मतलब हमें ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हुआ, आगे बढ़ा। कहाँ तक आगे बढ़ा, ए पॉइंट तक आगे बढ़ा। कितना बढ़ा, एक्स डिस्टेंस तक बढ़ा। तो इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स आई। ये आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये तो कुछ कल जैसा ही था, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। कल बताया था मैंने आपको, किसी भी मैग्नीट्यूड को जब आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। तो ये मैग्नीट्यूड मतलब देखो ये डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है आपको, यूनिट वेक्टर आई। तो x इंटू आई, एक्स आई हो गया। एक्स आई क्या दे रहा है आपको, एक वेक्टर दे रहा है, और उस वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वेक्टर ओ ए से रिप्रेजेंट किया। समझा यहाँ तक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब उसने क्या किया ना, ओ से ए तक तो डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ए से वो टर्न हुआ वाई एक्सिस के अलोंग में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बोल सकते हो, या वाई एक्सिस के अलोंग में वो टर्न हुआ। कहाँ तक गया, लेट्स से बी तक गया। कितना गया, वाई गया। कितना गया, वाई गया। अब हमें पूछा जाता है वेक्टर ओ बी। देखो वेक्टर की खास बात यही है कि हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की, ओ से, फिर ओ से कहाँ गए, ए से कहाँ गए, बी के तरफ। तो हमें जब बोला जाता है ना कि बी का वेक्टर बताओ, तो बी का वेक्टर हम हमेशा कहाँ से बताते हैं, ओरिजिन से ही बताएंगे। बी का वेक्टर हमेशा कहाँ से बताएंगे, ओरिजिन से। मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझो कि आप ना, आपको आपने एक जर्नी कर रहे हो, आप ओ से ए पे गए, फिर ए से बी पे गए, और बी पे जाके स्टॉप हो गए। गए तो आप बी पे, बी आपका फाइनल डेस्टिनेशन था, फाइनल पॉइंट था। तो बी के पास जाने का एक तरीका तो ऐसा भी था, ओ से डायरेक्ट बी चले जाओ। तो वेक्टर यही है कि आप जहां पे भी जाओगे उसका पोजीशन रहेगा कहां से, ओरिजिन से। क्या रहेगा, पोजीशन। तो अब मुझे वेक्टर ओ बी बताना है, तो अब ये वेक्टर ओ बी कैसे बताऊंगा मैं, तो वेक्टर ओ बी बताऊंगा पहले एक्स इंटू आई, एक्स आई प्लस फिर वाई इंटू जे। अब ये y इंटू जे क्या है, ए पे आने के बाद उसने किसके तरफ ट्रैवल किया, y एक्सिस के तरफ। y एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर j। y एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर j बताता है। मतलब y एक्सिस के तरफ उसने ट्रैवल किया। कितना ट्रैवल किया, y डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो y इंटू जे। तो ओवरऑल उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना हुआ, एक्स आई प्लस वाई जे। बट ये एक्स आई प्लस वाई जे, देखो अभी आपको मतलब कंफ्यूजन क्या होगा, आप बोलोगे सर हमें तो आप ये बता रहे हो कि आपने एक्स आई प्लस वाई जे बोला है, तो इसका मतलब वो तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा। बात सही है, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर। डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एक्स प्लस वाई, ये डिस्टेंस हो गया। वेक्टर डिस्टेंस नहीं है, वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट है ना। हमें क्या देखना होगा, डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। डिस्प्लेसमेंट तो कहां से देखी जाती है, डिस्प्लेसमेंट ओ से। समझ में आ रही है क्या बातें। तो ये थोड़ा सा परेशान आपको हो सकता है अगले 2-3 क्लासेस में। मतलब देखो लिखते वक्त तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे, और उसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर ओ बी। तो डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस एक्स प्लस वाई ही है, बिल्कुल सही है। बट हम लोग अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो हम तो स्केलर क्वांटिटी की बात करें ना फिर तो, और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर में डिस्टेंस नहीं आता है, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो बी पॉइंट तक जब वो पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा कहाँ से काउंट करेंगे, ओरिजिन से। आपका जैसे अगर आप मान लो ये इंस्टीट्यूट है, आप इंस्टीट्यूट से घर गए, घर से वापस इंस्टीट्यूट पे आए। मान लो आपके यहाँ से आपका घर है 2 किलोमीटर पे, तो आप पहले यहाँ से घर गए, मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप वापस यहाँ पे आ गए, फिर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर कोई आपको पूछ रहा है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 0। क्योंकि जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग तो देखेंगे कितना ट्रैवल किया है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जहां से शुरुआत की वहीं पे तो वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मतलब आपकी शुरुआत कहां से हुई, ओरिजिन से। तो यहाँ पे अगर मैं बी पे पहुंच गया और मैंने शुरुआत कहां से किया था, ओ से किया था, तो मुझे ये देखना है कि बी से ओ या ओ से बी कितना होगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो वेक्टर ओ बी कितना हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
समझा? अब उसने क्या किया फिर, B से Z एक्सिस के तरफ या Z एक्सिस के अलोंग में, B से Z एक्सिस के अलोंग में लेट से पॉइंट C तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको Z से डिनोट कर देते हैं। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, Z डिस्टेंस ट्रैवल किया। और ये Z एक्सिस के जो डायरेक्शन है वो कौन डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर K। तो धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी अपने को ये I J K दिखाई देगा, ये X Y Z की डायरेक्शन बताएगा। समझ में आ गया, X Y Z। अब शुरुआत करते फिर से कि उसने पहले क्या किया था, O से A तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, X डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में बोलूं तो मेरा वेक्टर OA है, वेक्टर के डिस्टेंस की बात करूं तो X डिस्टेंस है, वेक्टर में बात करूं तो वेक्टर OA है। वेक्टर OA कितना हो गया, X इंटू I। फिर उसने O से A तक गया, फिर A से B के तरफ मतलब Y एक्सिस के तरफ B तक गया, कितना डिस्टेंस गया, Y डिस्टेंस गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, X प्लस Y। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब बात आएगी तब हम लोग कहां से मेजर करेंगे, O से मेजर करेंगे। तो वेक्टर OB कितना हुआ, XI प्लस YJ। ठीक है, अब उसने क्या किया, B से टर्न हुआ Z एक्सिस के तरफ या Z एक्सिस के डायरेक्शन में, कहां तक गया, C तक गया। कितना डिस्टेंस गया, Z डिस्टेंस गया। तो अब मैं अगर पूछूं कि फिर वेक्टर OC कितना हो जाएगा, वेक्टर OC मतलब O से सीधा उसकी पोजीशन, वेक्टर OC कितना होगा, XI प्लस YJ प्लस ZK। समझा, XI प्लस YJ प्लस ZK। यानी ये क्या है, C पे जाने पे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, कहां से, ओरिजिन से। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, XI प्लस YJ प्लस ZK। अब इसमें जो X Y Z है इसको बोला जाता है आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना। एक्स वाई जेड क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस है मतलब स्केलर है, तो ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट। उसी में एक्स आई वाई जे और जेड के, इनको बोला जाता है आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट, आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर कंपोनेंट, और सिर्फ एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, या तो कोई डाउट। तो यहां से आपने एक बात सीखी, अपने को ध्यान से देखो, अगर मैं आपको पूछूं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x, 0, 0 होगा क्या, x, 0, 0, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, तो y डिस्टेंस 0 होगा, z डिस्टेंस 0 होगा। तो अगर पॉइंट a के कोऑर्डिनेट x 0, 0 है, तो वेक्टर OA कितना बना, सिर्फ xi, कितना बना, xi। अगर मैं आपको पूछूं b के कोऑर्डिनेट बताओ, तो x डिस्टेंस x एक्सिस पे, फिर y एक्सिस के लॉन्ग में y डिस्टेंस और ये 0, तो b के कोऑर्डिनेट x y 0। तो देखो वेक्टर OB कितना हुआ, xi प्लस yj, 0 k है, 0 नहीं है। फिर c की बात करें तो c के कोऑर्डिनेट x y z, तो c का पोजीशन कहां से, ओरिजिन से, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, ये वर्ड भी सुन ला, पोजीशन वेक्टर मतलब c का पोजीशन कहां से, ओरिजिन से। तो वेक्टर OC कितना बना, xi प्लस yj प्लस zk, समझा। तो अगर मुझे कोई बोल रहा है कि आपके पास ना एक पॉइंट A है, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, तो वेक्टर OA कितना होगा, एक पॉइंट C था जिसके कोऑर्डिनेट x y z है, तो वेक्टर OC कितना हुआ, xi प्लस yj प्लस zk। तो अब मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, तो आपको वेक्टर OA बताना है, हाँ 2i प्लस 3j प्लस 4k। और कल के क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि अगर O ओरिजिन है, इस बात की पहले गारंटी होनी चाहिए कि हाँ वाकई में O ओरिजिन है, O अगर ओरिजिन है तो वेक्टर OA को आप वेक्टर A ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई पॉइंट है, लेट्स से B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -5, 7,
4 माइनस 5 7, तो वेक्टर ओ बी क्या होगा 4i माइनस 5j प्लस 7k, और हमें पता है कि ओ ओरिजिन है तो इसको अपन वेक्टर बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा जो तामझाम अभी हमने किया है ना, ये बस इसी बात को समझने के लिए कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट अगर दिए है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने सीखा कि पॉइंट सी था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे, तो वेक्टर ओ सी कितना बना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हालांकि हमने उल्टे डायरेक्शन में गए, पहले हमने वेक्टर सीखा, बाद में समझा कि अच्छा इसके कोऑर्डिनेट ये है, इसके कोऑर्डिनेट ये, इसके कोऑर्डिनेट ये। ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया? तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप वेक्टर लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो नोट डाउन करो। ठीक है, सो अभी अपन ने क्या देखा? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आपको वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा ये समझ में आएगा कि अगर आपके पास एक पॉइंट है और उसको अगर आपको वेक्टर लिखना तो ये क्लियर है? अरे बोलो। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अगर एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो क्या आप मुझे वेक्टर ओ ए बता सकते हो? वेक्टर ओ ए क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये वेक्टर ओ ए बन गया। अगर इसको डायग्रामेटिकली देखना तो ऐसे देख सकते हैं अपन कि ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस, और ये कहीं एक पॉइंट है ए जो स्पेस में है। ठीक है, जो स्पेस में है। ऐसे देखो, जब हम लोग बोलते हैं ना कि ये पॉइंट कहाँ है, स्पेस में है, तो स्पेस का मतलब हम कुछ और ही समझते हैं। स्पेस मतलब वो ऊपर की दुनिया, उसको स्पेस बोला जाता है, वैसा नहीं है, वो स्पेस नहीं। ये जैसे ये खाली जगह, इसको भी क्या बोलेंगे अपन? स्पेस ही बोलेंगे ना। ठीक है, तो ये पॉइंट पी कहाँ है? स्पेस। जैसे कि अगर मैं इस क्लासरूम को समझूं कि ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अगर मैं कहीं ऐसा हवा, जैसे ये पेन मान लो हवा में लटकी हुई है, तो ये कहाँ है? स्पेस में है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये एक, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको अभी जब आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार ये पॉइंट तो एक्जेड प्लेन में है। एक्जेड प्लेन में नहीं है, ये बाहर निकला है। अब मैं पॉइंट हवा में तो नहीं बना सकता ना, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ये 3D पढ़ते वक्त ये भी परेशानी होती है। जब आप और आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा क्यों परेशानी होती है, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट तो 3D पढ़ रहे हैं, लेकिन उस कंसेप्ट को ड्रॉ कहाँ कर रहे हैं? 2D पे। ये व्हाइट बोर्ड आपका क्या है? 2D है ना। तो ये थोड़ा सा एक, मतलब अगर इमेजिनेशन पावर आपकी कच्ची है या इमेजिनेशन पावर आपकी है ही नहीं, तो फिर आपको ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है? स्पेस में है। ये तभी समझ में आ जाएगा जब एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट अपने को दिख रहे हैं ना। उसके कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई जेड है, मतलब उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वाई डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा और जेड डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा। तो यहाँ से हमने ये समझा इससे पहले कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर ओ ए बोलेंगे, जो होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हमारा डिस्कशन है मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड। अगर हमें कोई पूछ रहा है कि वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब वो हमें ये पूछना चाहता है कि पॉइंट ए की लेंथ बताओ, कहाँ से? ओरिजिन से। पॉइंट ए का लेंथ मतलब डिस्टेंस बताओ। जैसे ये पॉइंट ए कहाँ है? स्पेस में है। मुझे क्या पूछा गया सवाल कि वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। मैथमेटिक्स में मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहेगी? बस लेंथ रहेगी। यानी वो पूछा जा रहा है कि पॉइंट ए का ओ तक का डिस्टेंस बताओ, या ओ ए डिस्टेंस बताओ। तो ये बताना तो हमारे लिए बहुत आसान है ना, है क्या? ओ के कोऑर्डिनेट तो पता ही है ना, 0 0 0। बचपन में डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। समझा? अगर हमारे पास एक पॉइंट A है 2 3 4, ठीक है, और मुझे पूछा गया कि वेक्टर A बताओ, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड बताओ,
पॉइंट ए दिया है और मॉड ऑफ वेक्टर ए पूछा गया। तो सबसे पहले तो मैं वेक्टर ओ ए बताऊंगा। वेक्टर ओ ए कितना आ जाएगा 2i + 3j + 4k। और हमें ये बात पता है कि वेक्टर ओ ए को अपन वेक्टर ए भी लिख सकते हैं 2i + 3j + 4k। पूछा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो देखो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या था, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड था, तो वेक्टर ओ ए बना xi + yj + zk। और फिर उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बना √x² + y² + z²। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या बनेगा 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। स्क्वायर वगैरह तो आते होंगे ना सबको। 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ गया √29। ये आ गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर है, यानी पॉइंट ए का डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से कितना है वो डिस्टेंस √29। समझा, लिखो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए दो रूल है हमारे पास, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक इसके बाद आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। वैसे मैथमेटिक्स में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, स्पेशली अपने स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है। फिर भी आप समझ लो कि होता क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता क्या। जैसे मान लो कि कोई एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए पे है और इस पार्टिकल ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए बी से, ए से बी तक गया। फिर उसने क्या किया, आगे बी से फिर से डिस्प्लेसमेंट किया, कहाँ तक, सी तक, तो इसको अपन डिनोट करेंगे वेक्टर बी सी से। लेकिन एक रिजल्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आप पहले ओ से ए पे गए, फिर ए से बी पे गए, लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या निकल रहा था, ओ बी बन रहा था ना। फिर ओ से ए गए, ए से बी गए, बी से फिर सी गए, तो उसका रिजल्टेंट क्या निकल रहा था, ओ सी। तो एक कोई पार्टिकल है जो पहले ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए बी। फिर उसने आगे और डिस्प्लेसमेंट किया बी से सी तक का, तो इसका एक रिजल्टेंट निकलेगा जिसको डिनोट किया जाता है ए सी। यह है इसका रिजल्टेंट, आपने वर्ड सुना होगा फिजिक्स में, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो यही होता है आपका ट्रायंगल लॉ। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ए सी क्या कहता है ना, कि जो वेक्टर ए सी है ये इक्वल में रहेगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के। अब देखो परेशानी कहाँ होती है, जो बच्चे इसको स्केलर के नजरिए से देखते हैं उनको तो ये चीज़ गलत ही लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले ए से बी गए और बी से सी गए और ये जितना भी गए वो इसके इक्वल में है। डिस्टेंस वाइज ये इक्वल में नहीं होगा। हम लोगों को क्या है ना, मैंने अभी बताया था कि हम लोग सिर्फ 5वीं के मैथमेटिक्स तक का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में आता है कि सर अगर इसने मान लो इधर से इधर 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसने ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हो, स्केलर के नज़रिए से देख रहे हो, ठीक है ना। और ये स्केलर के नज़रिए से देखोगे तो ये गलत भी है। कैसे कैसे हो सकता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल में रहेगा इसके। आपने बचपन में सुना होगा कि ट्रायंगल की 2 साइड का सम ट्रायंगल के तीसरे साइड से हमेशा ज़्यादा आता है ना। तो फिर वो चीज़ तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आप किस नज़रिए से सोच रहे हो, स्केलर के नज़रिए से, हमें किस नज़रिए से सोचना है, वेक्टर के नज़रिए से सोचना है। मतलब क्या हुआ ना, एक पार्टिकल था जो ए से बी गया, उस डिस्प्लेसमेंट को ए बी बता दिया, फिर बी से सी गया, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने बी सी बता दिया। उसको फाइनली जाना कहाँ था, सी पे जाना था। कहाँ से जाना था, ए से जाना था, तो डायरेक्ट ए सी भी जा सकता था। ये हो गया उसका रिजल्टेंट। समझ में आ रही है क्या बात। एडिशन क्या कहता है, बेसिकली ये रिजल्टेंट देने का काम करेगा। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को एक दूसरा भी तरीका है देखने का। बहुत से लोगों को ये रिजल्टेंट वगैरह समझ में नहीं आता है, उनको तो बस ये समझना होता है कि सर आप तो हमको इस सिंपल लैंग्वेज में ये बता दो, क्योंकि उनको ये बात पता होती है कोई तो भी 2 साइड का सम तीसरे के बराबर में आता है।
यही ट्रायंगल ऑफ एडिशन दिमाग में बात छोड़ के चले जाता है कि ट्रायंगल है, 3 साइड है, कोई तो भी 2 साइड का सम किसके बराबर में आएगा, तीसरे। वो समझ ही नहीं पाते कि कौन सी 2 साइड है। कोई तो इन दोनों को ऐड करके दिखा देता है ये इसके इक्वल में है, कोई इसको ऐड करके दिखा देता है वो इसके इक्वल में। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को समझने का दूसरा तरीका भी देख लो। उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया। अब देखो ए से स्टार्ट तो किया, उसको जाना कहाँ था, सी पे जाना था। तो एक तो उसके पास 2 रास्ते निकले, एक तो वो डायरेक्ट ए से सी जा सकता है, या तो फिर ए से बी और बी से सी होते हुए जा सकता है। आपको उन 2 साइड को ऐड करना है जहां पे डायरेक्शन फॉलो हुई। क्या करना है, उन 2 साइड को ऐड करना जहां डायरेक्शन फॉलो हो रही है। जैसे मान लो ए से सी गया और फिर वो सी से बी आया, ए से सी गया, डायरेक्शन हुई, लेकिन जब वो सी से बी पे आ रहा था तो डायरेक्शन फॉलो हुई क्या, जबकि डायरेक्शन किधर दिखा रही है, सी के तरफ, और वो अगर ऐसे सोच रहा है तो डायरेक्शन बी के तरफ आ रही है। समझा क्या। एक जो थ्योरेटिकल वे है और जो स्टैंडर्ड वे है वो तो ये कहता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले आप ए से बी गए, ए बी डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर बी से सी गए, बी सी डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डायरेक्ट ए से सी जाओगे तो ए सी क्या बताएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, हर टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक हो, आपको यही दिखाई देगा। बट अगर हम लोग एक जनरल वे से सोचे कि सर हमारे पास तो बस एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है, इसको किसी ने वेक्टर ए बोला है, इसको किसी ने वेक्टर बी बोला और इसको किसी ने वेक्टर सी बोल के रखा है, और हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में ये बात याद होती है कि कोई तो भी 2 साइड का सम होता है जो तीसरे के बराबर में होता है। यही है ना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। देखो इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल में आ गया है। समझ में आ रही है क्या बात। तो बहुत से बच्चे तो बस ये रट्टा मार लेते कि कैसे याद करें, परेशानी उनको बस यहाँ पे होती कि सर किन 2 का सम तीसरे के बराबर में आएगा। तो सिंपल सा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट देखो जहां से 2 रास्ते निकल रहे हो, एक ऐसा पॉइंट ढूंढने का जहां से 2 रास्ते निकल रहे। तो ये पॉइंट ए है, एक रास्ता इस साइड जा रहा है और दूसरा रास्ता इधर जा रहा है। समझा क्या। एक ऐसा पॉइंट ढूंढने का जहां से 2 रास्ते निकल रहे हो, फिर क्या करना, उन दोनों को सम करना जहां डायरेक्शन कंटिन्यू हो रही है। जैसे अगर मैं ए से सी के तरफ गया तो ठीक है, लेकिन फिर सी से मुझे बी के तरफ आना पड़ेगा। क्या डायरेक्शन कंटिन्यू हुई, डायरेक्शन कंटिन्यू हुई नहीं हुई, मतलब इन दोनों को ऐड नहीं करना है। फिर हमने सोचा अच्छा ये तो नहीं, तो फिर इधर देखते हैं, ए से बी गए और फिर बी से कहाँ जाओगे आप, सी के तरफ। क्या डायरेक्शन कंटिन्यू हुई, हाँ हुई, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और ये एडिशन किसके बराबर में रहेगी, तीसरे वाले की तरफ। तो यही है अपना रिजल्टेंट। समझा क्या। तो अब समझ गया तो थोड़ा सा और क्लियरिटी लेके आ जाओ। यह है वेक्टर m, यह है वेक्टर n, यह है वेक्टर p। हाँ कौन बताएगा इधर, प्रथमेश बताएगा क्या, किन दोनों का सम तीसरे के बराबर में आएगा यहाँ पे। जल्दी बता, आज ही खत्म करना है लेक्चर। m और p का सम n के बराबर में आएगा, बोल के बता। कैसे लिखूँ, या ऐसे ऐसे कैसे लिख, तूने बोला m और p, कैसे लिखना, कैसे वो बता। वेक्टर m प्लस वेक्टर p इज इक्वल्स टू वेक्टर n। जब ये लेक्चर यूट्यूब पे अगर जाएगा ना तो वो देखेंगे ना, वो क्या बोलेंगे, सर के क्लास में कितने गधे बच्चे बैठे। और अब तो ये डालता ही हूँ मेरे को। हाँ और कौन बताएगा, बता। हाँ चैतन्य। वेक्टर m प्लस वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर p। अभी बताया, ध्यान कहाँ था पता नहीं, क्या बताया था, ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ से 2 रास्ते जा रहे हो। तो वो पॉइंट था A, क्योंकि एक रास्ता इधर जा रहा है B के तरफ, दूसरा रास्ता C के तरफ जा रहा है। उन दोनों को ऐड करना जहाँ डायरेक्शन कंटिन्यू हो रही है। अगर अपन A से P के तरफ जाते, सॉरी A से C के तरफ गए तो फिर C से B के तरफ जाना पड़ेगा। क्या डायरेक्शन कंटिन्यू हुई, क्या नहीं हुई। तो फिर इधर A से B गए और फिर B से C के तरफ जाना होगा, डायरेक्शन कंटिन्यू हुई है। तो वेक्टर M प्लस होगा किसके साथ, वेक्टर n के साथ। ये किसके इक्वल में आएगा, वेक्टर p के बराबर में आ जाएगा। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एक और एग्जांपल देखो,
हाँ, कौन बताएगा यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे अप्लाई होगा? बोलो। वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है, इसने ये बोला है। और कोई है? डायरेक्शन सब में फॉलो हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है। उनको अक्कल आनी चाहिए थी कि जहाँ से शुरुआत की है डायरेक्शन ने वहीं पे वापस लेके आ गया, तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो देखो होना क्या चाहिए था, इसने एकदम बराबर सोचा, बस थोड़ा सा उसने गलत कर दिया। सी से ए गए, फिर ए से बी गए, तो उसने आगे सोचा ही नहीं कि अरे यार यहाँ पे तो डायरेक्शन आगे कंटिन्यू हो रही है, ठीक है ना। उसने इन दोनों को ऐड करके इसको तीसरा दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन, आधी अधूरी बातें सुनते ना अपन, डायरेक्शन कंटिन्यू हो गई तो सम कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए कर दिया, सम कर दिया और तीसरे के बराबर में दिखा दिया। तीसरे की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी ना, ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ होनी चाहिए थी। एक्चुअल में है क्या? बी से सी के तरफ है। होना क्या चाहिए था? सी से बी के तरफ। और क्या है? बी से, मतलब ये तो इसका निगेटिव पार्ट है। समझ में आ रहा है क्या? आपके लिए तो ये वेक्टर बी होना चाहिए था ना, जबकि इसको वेक्टर बी बोला है। तो जो आप सोच रहे हो वो तो इसका नेगेटिव, कल बताया था नेगेटिव वेक्टर। आप जो सोच रहे हो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन बी से सी के तरफ है, इसको क्या बोला गया? वेक्टर बी। बट ट्रायंगल लॉ के हिसाब से सी से बी के तरफ जाना था, तो वो क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर बी होगा। ये समझा क्या? अच्छा, इतना नहीं दिमाग में जाता है तो दूसरे तरीके सोचो कि मैंने सी से जर्नी स्टार्ट किया तो वेक्टर सी, फिर आगे बढ़ा तो वेक्टर ए, और फिर आगे बढ़ा वेक्टर बी, और वापस वहीं पे आ गया, तो मेरा रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। दिख रहा है क्या? ये देखो, अगर इसको मैं उधर लेके जाऊं तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस वेक्टर बी। समझा? तो ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ में आया? बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि जब भी आप ट्रायंगल के दो साइड का सम करते हो तो वो दो साइड का सम किसके बराबर में आएगा? तीसरे के बराबर। तो तीसरा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट। ये होगी बुकिश डेफिनेशन की। तीसरा जो है वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है दोनों साइड के सम का। अब ये रिजल्टेंट वगैरह दिमाग में आता नहीं है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते बस यही दिमाग में आना चाहिए कि किन दोनों का सम तीसरे के बराबर में आता है। तो उसके लिए अप्रोच क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट पकड़ो जहां से दो रास्ते जा रहे हो और उन्हीं दो रास्तों को ऐड करो जहां पे डायरेक्शन कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, डायरेक्शन कंटिन्यू हो रही है, जैसे ए से बी डायरेक्शन है, बी से सी आई, यहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यू हुई है, और सी के तरफ एक और रास्ता था ना ए से जाने वाला, तो फिर ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, ए से बी फिर बी से सी के तरफ जाने का एक रास्ता और भी था, तो इन दोनों का सम इसके बराबर में आएगा। बट यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। अगर हम लोग सी पॉइंट लेते हैं तो सी से ए और ए से बी, लेकिन फिर बी के तरफ आने का एक रास्ता ऐसा होना चाहिए था सी से बी, जबकि उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा है। तो हमने बोला ठीक है, तो हम लोग उसको निगेटिव बोल देते फिर, क्योंकि अपने को तो डायरेक्शन अपोजिट चाहिए ना। नई बात समझ में आई? अपन क्या चाहते थे? डायरेक्शन सी से बी हो, और उन्होंने डायरेक्शन बी से सी दे के रखी है, तो बी से सी को उन्होंने वेक्टर बी रिप्रेजेंट किया है, तो फिर सी से बी को क्या रिप्रेजेंट करोगे? नेगेटिव वेक्टर बी। तो इन दोनों का सम किसके बराबर में आएगा? नेगेटिव वेक्टर बी के बराबर में आएगा। वही लिखा है अपन ने। बात दिमाग में गई क्या? ठीक है, तो लिख लो।